मैं हूं मनीता उपाध्याय, आपकी होस्ट व्हाट नेक्स्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में व्हाट नेक्स्ट पर बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मनीष शुक्ला सर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल इंस्टीट्यूट जोधपुर NIFT में हाल ही में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। एक मीडिया विशेषज्ञ है और कई इन्होंने APRO और PRO के जो बच्चे हैं उन्हें कोचिंग दी है। आज उन्हें अच्छे पदों पर नियुक्ति भी मिली है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार कि इस तरह का कार्यक्रम मुझे लगता है कि जोधपुर में बड़ा प्रयोग है अपने आप में। तो आपको भी बहुत आभार कि आपने अपने दर्शकों को इस तरह का कार्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं आप। व्हाट नेक्स्ट, मुझे लगता है कि आज का जो युवा है सफलता और असफलता के बीच में उलझा हुआ है। बिल्कुल सर, ये मैं इस बात से एग्री करूंगी। और सफलता के जो पैमाने हैं वो थोड़े से बदल चुके हैं। कई बार मिडिल क्लास फैमिली का जो युवा होता है वो सफलता को अपनी सरकारी नौकरी को ही सफलता समझ लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। देश बदल रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है। ऐसे में छाछ पीना हो जाएगा इस तरह की अगर नौकरियों के पीछे दौड़ना होता है। तो अगर मक्खन खाना होगा तो आपको रचनात्मक फील्ड की ओर जाना चाहिए। और आजकल नए भारत में इस तरह के ऑप्शंस बन रहे हैं कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, भारत के युवाओं की तरफ देख रही है कि वो इस तरह के क्रिएटिव फील्ड में, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की जो दुनिया में डिमांड बढ़ी है उसमें भारत का एक अहम योगदान हो सकता है। तो युवाओं को व्हाट नेक्स्ट जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप रचनात्मक जो आपका कौशल है उसको आगे बढ़ाइए और उसमें आगे बढ़िए। रचनात्मक से यहाँ मतलब मैं बता दूं, आजकल के युवा क्योंकि बहुत से इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, क्रिएटिविटी यानी कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है। आपको म्यूजिक पसंद है, आपको डांस पसंद है, आपको जो भी पसंद है, स्पोर्ट्स में आप जाना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि सर फैशन से रिलेटेड है, फैशन एंड मीडिया। सर ने कई PRO सिलेक्शंस दिए हैं अपने स्टूडेंट्स का। इनका जयपुर मीडिया स्कूल नाम से एक इंस्टीट्यूट रहा जहाँ पे सर ने बेहतरीन अपनी कोचिंग्स उन बच्चों को प्रोवाइड करवाई और आज वो बच्चे अच्छे पदों पर कार्यरत है। रियल में सर की जो कोचिंग है दैट वाज सर अनबिलीवेबल एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। सर, आपने हमेशा क्रिएटिविटी और जो मीडिया है उसको कनेक्ट किया, फैशन और मीडिया को कनेक्ट किया। फैशन और मीडिया पर आपने एक किताब को भी लिखा। सर, प्लीज हमारे दर्शकों को उस किताब के बारे में भी बताइए। देखिए, पुस्तक लिखने के पीछे तो विचार ये था कि जो हमारे युवा हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे कि किस तरह से फैशन और मीडिया को मिलकर कोर्स कराए जा रहे हैं। सिर्फ ये इस उद्देश्य के साथ लिखी गई थी, कोई प्रचार प्रसार के लिए नहीं कि हम कई बार पुस्तक लिखी जाती है प्रचार प्रसार के लिए, ऐसा नहीं था। प्रचार प्रसार करना था उन कोर्सेज का जो अभी जानकारी के अभाव के चलते युवाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फैशन कम्युनिकेशन एक कोर्स होता है जिसमें फैशन के साथ साथ कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, जर्नलिज्म की बात करते हैं। फैशन कम्युनिकेशन में हम सबसे जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैगजीन और जो हम समाचार पत्र की बात करते हैं वो फैशन में भी मैगजीन और समाचार पत्र चलते हैं। कई बार युवाओं को जानकारी नहीं होती और उसमें एक अच्छे मोटे पैकेज मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैं क्रिएटिविटी की अपन बात कर रहे थे, जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की जो डिमांड बढ़ी है वो फैशन और मीडिया फील्ड में ज़्यादा बढ़ी है। बिल्कुल। इसमें भी क्या है कि इसके इतर हम जब बात करते हैं तो संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है कंटेंट क्रिएशन की तरफ, संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं उन पर संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल के जो दौर में चल रहा है AR और VR, हम AR और VR के माध्यम से, UI UX के माध्यम से युवाओं को एक बेहतरीन और मैं तो कहूँगा दी बेस्ट करियर उपलब्ध करा सकते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, मैं पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि पूरी दुनिया में 2032 तक क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने वाली है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को हायर किया जाएगा। उन सब में ये कौन लोग होंगे? उनमें सब में ऑनलाइन गेमिंग वाले जो गेम्स डिजाइन कर रहे हैं, जो UI UX पे काम कर रहे हैं, जो AR VR टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जो कंटेंट पर काम कर रहे हैं, जो अभी शुरू हुआ है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़कर और दिखा रहे हैं। तो इस तरह की डिमांड इन दिनों बढ़ रही है। अभी भारत में डिजिटल की ओर बढ़ रहा है। अच्छी बात यह कि हमारा युवा बड़ी सोच रखता है। उस बड़ी सोच के साथ साथ हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जब हम 10+2 कर रहे हैं, या हमारे जो अभिभावक है उनको भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो 12वीं के बाद सिर्फ ये ना सोचे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में ही करियर बनता है। कई बार क्या होता है कि मिडिल क्लास फैमिली या
10+2 का जो टीचर्स, जो अभिभावक है, जो टीचर्स है, वो पुराने ट्रेडिशनल दौर में भी चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा बाहर आने की ज़रूरत है। बिल्कुल मेडिकल में और इंजीनियरिंग में करियर है, रहेगा, लेकिन साथ ही साथ जो नया भारत है, नए युवा है, उनको क्रिएटिविटी की तरफ मोड़ने की आवश्यकता है। क्रिएटिविटी की तरफ कैसे मोड़ा जाए, सवाल ये है। तो मैंने अभी आपको फैशन कम्युनिकेशन के बारे में बताया। आपके दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय पर स्टोर एक्सपीरियंस का मतलब ये हुआ कि वो जो स्टोर जो कोई खुलेगा या मॉल जो बनेगा, उसमें वो डिजाइन, जो शूज का अगर स्टोर है तो डिजाइन कैसी दिखेगी, वो दिखाने का काम कम्युनिकेशन के लोग कर रहे हैं। ब्रांडिंग का काम कम्युनिकेशन के लोग कर रहे हैं। पैकेजिंग का काम कम्युनिकेशन के लोग कर रहे हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, स्टोरी टेलिंग का काम कर रहे हैं। जो दादी और नानी की कहानी सुनाई जाती थी, अभी नए दौर में वो स्टोरी टेलिंग के रूप में आया है और वो बहुत अच्छा करियर लेकर उभर रहा है। एक सर्वे और मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि आने वाले समय में ये कंटेंट राइटिंग के फील्ड में, स्टोरी टेलिंग के फील्ड में ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। उसका रीज़न क्या है कि हम सब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, डिजिटल में हर कोई मोबाइल चला रहा है और उसको कंटेंट चाहिए। कंटेंट लिखने पर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, कंटेंट को देखने और पढ़ने पर ज़्यादा काम हो रहा है। तो ऐसे में कंटेंट क्रिएशन की आवश्यकता है। तो खूब संभावनाएं है। व्हाट नेक्स्ट जो आपका कार्यक्रम है, उसके माध्यम से अगर हम बातें करें तो घंटे 2 घंटे निकल सकते हैं। बिल्कुल, व्हाट नेक्स्ट में घंटे 2 घंटे तो आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग होता है व्हाट नेक्स्ट। लेकिन जो आज के जो भी स्टूडेंट्स हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स हमको देख रहे हैं, और आज हमें पता है कि 12th का रिजल्ट आने वाला है या फिर 10th का रिजल्ट आने वाला है, प्लीज़ अपने बच्चों की क्रिएटिविटी पर मेरा आपसे निवेदन है, फोकस कीजिएगा। आप अपने मैं सही बोल रही हूँ, पेरेंट्स क्या होता है बच्चों के ऊपर थोप देते, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सर ये चीज़ भी मुझे गलत लगती है कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब से सब कुछ नहीं होता है। आज प्राइवेट सेक्टर में इतना कुछ अपने पास में है कि जस्ट वी हैव टू चूज दैट ऑप्शन ऑल्सो, कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी बच्चों को भेजिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ इनकम सोर्सेज नहीं है सर, हमारे सामने प्रत्यक्ष इस चीज का उदाहरण है। नियोजित तरीके से जब प्रयास किया जाता है तो प्रारब्ध का प्रतिफल मिल जाता है, ऐसा मेरा मानना है। जब हम किसी प्लानिंग के साथ चलते हैं तो डेस्टिनी हमको उस तक ले जाती है। करियर जब 12वीं के बाद डिसाइड हो रहा होता है तो हम सपने देख लेते हैं कि डॉक्टर बन जाएगा, फिर लाखों करोड़ों के पैकेज आएगा, और इंजीनियर बन जाएगा, इस तरह का पैकेज आएगा। ये जो सोच है, ये व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। अभिभावकों को बिल्कुल सोचना चाहिए, अपने बच्चों को सुरक्षित करियर के लिए जरूर सोचना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, वो अपने करियर का चुनाव खुद करें। करियर का चुनाव मन से होता है, और अपन कहते भी है कि मन से जब आदमी रोता भी है तो फूटी आंख से आंसू निकल जाते हैं। मन का किया हुआ जो कार्य होता है उसमें सफलताएं ऊंचे पायदान तक जाती है। तो ऐसे में हमको सफलता और असफलता के बीच में न उलझ के, या पैकेज के बीच में न उलझ के, या कई बार अभिभावक जो ज़्यादा चिंता कर रहे हैं उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो अपने बच्चों को फ्रीडम दे, उन पर विश्वास करें। हो सकता है कि 70-60 साल पहले करियर जो बन रहे थे उनकी व्यवस्थाएं, उनकी समझ अलग थी, और आज जो नए भारत में 2025 में जो हम बात कर रहे हैं, इसमें करियर के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खुल गए, इसलिए उनको फ्रीडम देना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब ईश्वर, जो असफल बच्चे हो जाते हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि जो ईश्वर जब आपको किसी बड़े हेतु या कारण के लिए आपको निर्धारित करता है, उस समय असफलता मिलती है। तो असफलता का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि प्रयास नहीं किया गया, प्रयास तो किया गया था। कई बार हमारे प्रयास में कमी रह जाती है और हम उस क्षेत्र में असफल हो जाते हैं। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सफलता आपको छूने वाली नहीं है। 100% आपको सफलता मिलती है अगर हम उसमें सतत प्रयास करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, सफलता मिलती है। सफलता मेडिकल, इंजीनियरिंग से इतर बहुत फील्डों में उपलब्ध है। आपको समझने की ज़रूरत है, आपको सर्च करने की ज़रूरत है, और सर्च का जो बटन है वो आपके हाथ में है। आज मोबाइल हम सबके पास है, 2 GB डेटा सबको मिल रहा है, तो उसका सदुपयोग करके हम अपने कम से कम करियर के चुनाव में, और मैं तो माता पिता से भी कहूँगा वो भी सर्च करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक कार्यक्रम देख के हम अपने विचार बदल लें, लेकिन एक कार्यक्रम देख के हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि किस तरह के करियर्स आज के दौर में उपलब्ध है। अगर ये विद्यार्थी आके कहता है कि मुझे, आपका बेटा या बेटी आपसे कहती है कि मुझे गेमिंग में जाना है, तो उसको समझने की ज़रूरत है कि गेमिंग फील्ड में कितना करियर बनता है। अभी हाल ही में सरकार ने 500 करोड़ का पैकेज इस तरह के कोर्सेज के लिए दिया है।
AI का दौर है, हम एक क्लिक करते हैं सारी चीज़ें हमें सर्च मिल के आ जाती है। तो हमें हमारे बच्चों के करियर के लिए 2, 4, 5, 10 मिनट, आधे घंटा निकालना चाहिए और उस चैट GPT का सदुपयोग करना चाहिए जिसमें खूब सारे ऑप्शंस है, जवाब है, हमें समझना होगा। तो यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को, अगर आपके बच्चे ने किसी भी फील्ड को चूज़ किया है, उसने बोला है कि नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और आप उसे कोचिंग करवाते भी हैं 1 साल 2 साल, अगर वो सफल नहीं होता है बच्चा, तो सर ने यहाँ पे बोला था कि असफलता ही आपको आगे वाले पायदान पे ले जाती है। तो आप बच्चों की काउंसलिंग कीजिए, उन्हें ये जो व्हाट नेक्स्ट का ये एपिसोड है वो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि असफल होने का मतलब लास्ट नहीं होता है, हो सकता है वो फर्स्ट हो। तो आप अपने बच्चे के दिमाग में काउंसलिंग डालिए कि चलिए बेटा कोई नहीं, अब आपका जो क्रिएटिविटी है उसको आगे लाइए, उसके मन को पढ़िए, उसके क्या कहते हैं भावनाओं को समझिए, क्या पता बहुत अच्छी बड़ी सफलता उसका इंतजार कर रही है। सफलता का जो पैमाना है उसमें मुझे लगता है कि एकाग्रता जरूर होनी चाहिए। एकाग्रता के लिए हम कई बार कहानियां सुनते हैं, अब 12+2 के बच्चों को स्कूल में टीचर्स भी खूब सारी कहानियां सुनाते हैं। मुझे याद आता है कि जो कहा जाता था कि अर्जुन जो थे उनको, उनके प्रिय शिष्य थे द्रोणाचार्य के, तो उनके बेटे को इस बात से मैं तो 10+2 के बच्चों से बात कर रहा हूँ तो खुल के हम बात कर सकते हैं कि उनको एक जलन महसूस होती थी कि भाई मेरी पात्रता नहीं है, क्या मैं, अर्जुन की पात्रता इतनी है कि वो उससे इतना प्रेम करते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि पुत्र होना पात्रता नहीं है। तो पात्रता क्या है कि आपको क्या दिख रहा है। जब अर्जुन से पूछा गया है कि आपको क्या दिख रहा है, सबने ये कहानी सुनी है कि उन्हें चिड़िया की आंख दिखे, किसी को पेड़ दिखता है, किसी को फल दिखता है, लेकिन किसी को चिड़िया की आंख दिखती है। तो चिड़िया को ये आंख दिखने की जो कहानी है, ये जो मछली की आंख दिखने की कहानी, ये आपकी एकाग्रता की कहानी है। और एकाग्रता के साथ जब परिश्रम किया जाता है तो सफलता जो है एकात्म हो जाती है। और एकात्म होने का मतलब कि आप जब सतत प्रयास करते हो तो आपकी सफलता आपकी झोली में आ जाती है। साथ ही साथ कई दुनिया पूरे उदाहरणों से भरी हुई है, मैं कितने एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। अगर वो न्यूटन ने ये नहीं सोचा होता कि सेब नीचे क्यों आया, तो आज हम ग्रेविटेशन की थ्योरी नहीं देख रहे होते। आर्किमिडीज ने अगर उत्प्लवन बल नहीं दिया होता, गैलीलियो ने दुनिया गोल नहीं कही होती, तो आज दुनिया जो है नहीं होती। तो हमें ये समझना होगा कि इतने सारे लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही है, उनको भी समझना चाहिए। साथ ही साथ हर बार उन्होंने बदलाव की बात कही। हर दौर में नए लोग आए, नए आइडल लोग आए जो आदर्श बने। एक दौर था जब रामेश्वरम की घाट पर नाव चलाने वाले APJ अब्दुल कलाम किताब पढ़ते थे जब तक यात्री घूमते थे, और उसके बाद वो दुनिया में भारत के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे, राष्ट्रपति बने, और उन्होंने अग्नि के पंख की जो बात कही वो सबको पता है। ऐसे ही कितने ही उदाहरण मुझे याद आ रहे हैं, क्योंकि अब वो व्हाट नेक्स्ट की आपने बात की तो दुनिया ही उदाहरणों से भरी हुई है। मुझे याद आता है कि वो मराठी के जो प्रोफेसर हैं उनके बेटे थे सचिन तेंदुलकर, जो 10th क्लास की पढ़ाई छोड़कर बल्ले पर काम करने लगे। वो उनकी सोच थी कि मुझे बल्ला चलाना, लेकिन बल्ला जब ऐसा चलाया कि दुनिया में नाम हो गया। तो आप जो काम कर रहे हैं पूरे तन मन धन से कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सारी सफलता, जितना ऊंचा पायदान है वो आपके चरणों में होगा, लेकिन उसके लिए एकाग्रता जरूरी है। आपने जो चुनाव किया है वो चुनाव पर आपको डटे रहना होगा। कई बार क्या होता है, क्रिएटिव फील्ड में समय लग जाता है, और पहले तो लोग ये भी कहते थे कि रचनात्मकता के जो फील्ड है, जितने भी क्रिएटिव फील्ड है, उनमें अच्छी सैलरी नहीं मिलती। एक सर्वे और अभी आया है कि अमेरिका में इस तरह की जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं उनकी $1 लाख डॉलर एक औसत सैलरी उनकी मानी जा रही है। एक दौर था जब लिखने पढ़ने वाले लिख देते थे, कोई उनको मेहनताना नहीं मिलता था। एक ये दौर है जब लिखने पढ़ने पर लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज जा रहे हैं। तो ये हमें समझना होगा हम किस तरह की कहानियां पढ़ रहे हैं। हम अगर वही रेटिपिटी कहानियां पुरानी उनको ही दोहरा रहे हैं, या हम ऐसे लोगों में बैठ रहे हैं, कई बार क्या होती है संगत जैसी होती वैसी रंगत हो जाती है। तो हमको थोड़ा सा अपने चार दीवारी से बाहर निकल के झांकना होगा। ये खिड़की है जो ओपन है आप सबके लिए, उस खिड़की से बाहर झांकिए। सफलता ही सफलता है, बस आपको एकाग्रता के साथ सतत प्रयास करना चाहिए। सर यहाँ पे मैं अब आपसे एक सवाल करना चाहूँगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है व्हाट नेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो सर जो आपका ये NIFT जोधपुर है, इसमें बच्चों के लिए क्या अच्छे ऑप्शंस हैं जिन्हें वो चूज़ कर सकते हैं और मतलब उसमें दाखिला ले सकते हैं? देखिए, NIFT भारत सरकार का नेशनल इंस्टीट्यूट है। NIFT वस्त्र मंत्रालय के अधीन आता है और पूरे देश में नंबर 1 का इंस्टीट्यूट है।
सरकारी इंस्टीट्यूट है, हमें ये समझना है कि इसमें किस तरह के कोर्सेज चलते हैं। हमको क्या लगता है कि फैशन का नाम जैसे आता है तो हमें रैंप वॉक करती हुई लड़कियां दिख जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैंप वॉक के साथ साथ हमको 6 डिपार्टमेंट हमारे यहाँ चलते हैं, जो सबसे जैसे पहले बात करूँ मैं, फैशन कम्युनिकेशन चलता है जिसकी मैंने अभी हाल ही में बात की। दूसरा है फैशन डिजाइनिंग की जो बात करते हैं, जैसे कपड़े बनते हैं, टेक्सटाइल डिजाइन की बात करते हैं, आपको एक्सेसरीज डिजाइन की बात करते हैं, फैशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो MBA होता है उधर इधर फैशन मैनेजमेंट होता है, बहुत अच्छा करियर उसमें बनता है। फैशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे BFT जैसे होता है, जैसे BTech होता है, ऐसे हमारी तरफ BFT होता है, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का अपना एक कोर्स है, मैनेजमेंट का अपना एक कोर्स है, डिजाइनिंग फैशन डिजाइनिंग का अपना कोर्स है, कम्युनिकेशन का अपना कोर्स है, एक्सेसरीज डिजाइन का अपना कोर्स है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो कोर्सेज है, इसमें स्टूडेंट जिस फील्ड में जाना चाहता है उसमें वो अपने लिए ऑप्शन चुन सकता है। इसके लिए क्या होता है, पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होती है जो NTA लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम लेती है। एग्जाम के बाद आपका एक स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट के बाद आप कोर्स करने आते हैं। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है। पहले जो साल होता है उसमें फाउंडेशन कोर्स होता है। फाउंडेशन में सारे बच्चे जो मैंने कोर्सेज भी आपको नाम लिए सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और सेकेंड ईयर में वो अपने अपने डिपार्टमेंट की ओर चले जाते हैं। तो 1 साल तक सारे बच्चे जो 6 कोर्स हैं, इन 6 कोर्स के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, सेक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं। देन वो सेकेंड ईयर में अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं। अब ये देखिए 1 साल तक उसका बेसिक क्लियर किया जाता है, देन सेकेंड ईयर में वो अपने विभाग में जाते हैं, तब जाके वो उनका जो स्पेशलाइजेशन है उसमें वो पढ़ाई करते हैं। फिर स्पेशलाइजेशन में भी क्या होता है कि अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, डीपनिंग ऑप्शन दिए जाते हैं कि फैशन कम्युनिकेशन का जो स्टूडेंट है वो फैशन डिजाइनिंग में पढ़ सकता है, फैशन डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल डिजाइनिंग पढ़ सकता है। तो उसमें सब्जेक्ट होते हैं, हम कई बार देखते हैं हमारे यहाँ पर भी फैशन डिजाइनिंग का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में आकर उसको लगा कि मुझे कम्युनिकेशन में जाना चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए उसको ऑप्शन दिया हुआ है कि वो एक सब्जेक्ट कम्युनिकेशन का पढ़ सकता है। एवरी सेमेस्टर एक सब्जेक्ट अलग अलग कोर्सेज का वो पढ़ सकता है। उसकी इच्छा है कि मुझे फैशन मैनेजमेंट पढ़ना है, तो मैनेजमेंट पढ़ने के लिए उस वाली क्लास में चला जाएगा, वो एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमको इस तरह के करियर ऑप्शन दे रही है। तो हमें ये समझना होगा कि भारत सरकार इस तरह के प्रयास कर रही है, जिसमें हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे युवाओं को ये मौका दिया जा रहा है कि वो जो पढ़ना चाहता है, जिसमें उसकी रुचि है, वो उसी करियर पाथ पर आगे बढ़े और अब सफलताओं की ओर बढ़े, ऊंचाई ले। सरकार भी प्रयास कर रही है, तो क्यों ना हम भी प्रयास करें। हम ना प्रयास करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सर ने यहाँ पे बोली है, जब सरकार इतना सोच रही है तो पेरेंट्स क्यों पीछे रह रहे हैं। पेरेंट्स को भी इस बात को हाई लेवल पे सोचना ही होगा। सर ये बात तो रही कोर्सेज की। अब 4 साल के बाद में क्या इनकी लाइक इंटर्नशिप होती है, क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, फिर उसके बाद में कैसे इनका रिप्लेसमेंट होता है, जॉब कैसे मिलती है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, वो डिटेल में आपने पूछा है, ये अच्छा है। जब वो 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट आता है, 6 सेमेस्टर का मतलब ये ट्रेडिशनल कोर्सेज का मतलब होता है, जो 3rd ईयर में जब आता है तो वो इंडस्ट्री इंटर्नशिप पे जाता है। 2 महीने की उसकी इंडस्ट्री इंटर्नशिप होती है, कैरिकुलम का पार्ट होता है। इंडस्ट्री इंटर्नशिप का मतलब जिस फील्ड में उसको जाना है उसी में जाके वो अपना इंटर्नशिप करता है। इंटर्नशिप करके वो अपने डॉक्यूमेंट, अपना जो इंडस्ट्री मेंटर होता है, वो सारे हमारे जो मेंटर होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। बच्चे का फीडबैक लिया जाता है और वो डॉक्यूमेंट के साथ और बीच बीच में वो टेलीफोनिक फीडबैक लिया जाता है कि स्टूडेंट कैसा काम कर रहा है। देन वो अपने वापस से कोर्स में आ जाता है, 7 सेमेस्टर पढ़ता है और वापस से 8 सेमेस्टर में वो ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए जाता है। वो अब की बार पहले वो 2 महीने के लिए गया था, अब की बार वो 4 महीने के लिए जाता है, मतलब पूरा सेमेस्टर वो इंडस्ट्री में रहता है। तो 2 बार वो इंडस्ट्री देख चुका होता है। देन बड़ी बड़ी कंपनी आती है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो चुका होता है, देन वो उनको हायर करके ले जाती है। तो आज फैशन कम्युनिकेशन के जिस डिपार्टमेंट में हूँ उसकी मैं बात करता हूँ तो 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का पैकेज बच्चों को आराम से हो रहा है। अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियां हायर कर रही है। सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए उनको, UI UX डिज़ाइनर चाहिए उनको, गेमिंग के लिए चाहिए उनको, गेम डिज़ाइनर चाहिए उनको, फिर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, स्टोर एक्सपीरियंस, स्टोरी टेलिंग, कितने ही करियर्स ऑप्शंस है जो उनको हायर करने होते हैं। और कंपनी की शिकायत होती है कि अभी भी हमें युवा कम मिल पा रहे हैं, मतलब NIFT के सारे बच्चों को लेने के बाद भी उनको बड़ी तादाद में लोग चाहिए। मैंने अभी बताया भी है कि कई सर्वे आ चुके हैं, आने वाला समय क्रिएटिविटी के साथ में है। क्रिएटिविटी के साथ जो चल रहे हैं लोग हैं, उनकी डिमांड है, क्योंकि नया भारत है, युवाओं की तादाद हमारे पास ज़्यादा है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आप रोज़ न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कितने ही देश दुनिया के अंदर जो सब चल रहा है, उनमें अगर निकल के आता है कि सकारात्मकता की जो बात कर रहा है वो भारत कर रहा है। तो ऐसे में भारत का मतलब ये होता है, भा मतलब प्रतिभा, रत्न मतलब लीन, जो प्रतिभा से लीन है वो भारत है। तो हम सब भारतीयों का
हम सबका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम ये जानकारी हमारे युवाओं तक पहुंचाएं, जिससे युवा सकारात्मक होकर देश के लिए सोचे। और भारत की जो दृष्टि है वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की है, तो हमको तो उसके लिए सोचना ही चाहिए कि सभी सुखी रहे। तो सुखी कब रहेंगे? जब वो अपना रोजगार मिल पाएगा। रोजगार बड़ी चीज़ होती है। 10+2 के बाद जो करियर हम डिसाइड करते हैं उससे हमें रोजगार मिलता है और उसी से हमारा जीवन यापन होता है। इसलिए जब भी आप अपने करियर का निर्धारण कर रहे हैं उस समय ज़्यादा सोचिए, उस समय ज़्यादा सर्च कीजिए, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे मिलिए, जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं उसके जो सीनियर्स हैं उनसे जाकर मिलिए। आप एक दिन में या आपके पड़ोसी के कहने पर या आपके क्लासमेट के कहने पर या गांव में जिस गांव में आप बैठे हुए हैं या जिस शहर में आप बैठे हो उसमें 3 लोगों से बात करके अपना करियर को डिसाइड मत कीजिए। हो सकता है कि तीनों ही अनभिज्ञ हो नए करियर्स के बारे में, इसलिए आपको उन लोगों से मिला। अगर आप NIFT में कोर्स करना चाहते हैं तो NIFT विजिट कीजिए। NIFT विजिट, जिस भी देश में 19 सेंटर हमारे इस समय है जी। आप ये वीडियो जिस भी शहर से देख रहे हैं, जिस भी स्टेट से देख रहे हैं, उस स्टेट में जाकर NIFT विजिट कीजिए। ये हमारे यहाँ पर सिस्टम है कि आप विजिट करते हैं तो सब लोग अच्छे से जानकारी देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं जैसा सरकार में कई बार एक छवि बनी हुई सरकारी लोग हैं, थोड़ी बातें नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत करते हैं और बीच बीच में ओपन हाउसेज भी करते हैं कि ओपन हाउस में ओपन कर दिया जाता है प्लेटफॉर्म, जो भी बच्चा आएगा वो करियर के बारे में जानकारी ले सकता है किसी भी डिपार्टमेंट में आके। आपको लैब देखनी है, आपको सीनियर्स के जो पैकेज हुए, प्लेसमेंट हुए वो देखने, सारी डिटेल्स आपको मिलती है। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो NIFT.ac.in वेबसाइट है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इंस्टीट्यूट है, बड़ा इंस्टीट्यूट है। आपको ये समझना होगा कि अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन सब फील्डों में करियर अच्छा है तो आपको समझना भी चाहिए। साथ ही साथ अपने साथी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपने जो भी 10+2 में, हो सकता है कि आप 10+2 कर चुके होंगे, आप एक अच्छे करियर में होंगे, लेकिन आपके जो जूनियर्स हैं, आपके घर में जो लोग हैं, उनको ये जानकारी दीजिए कि इस तरह के कोर्सेज उपलब्ध है। AI का दौर है, अभी हाल ही में कई सारे कोर्स IIT जोधपुर में शुरू हुए हैं, तो वो भी वेबसाइट आपको देखनी चाहिए। करियर बनाते समय मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं NIFT का प्रोफेसर हूँ, NIFT की वेबसाइट देखिए, सारी वेबसाइट देखिए। करियर आपका है। 10+2 के बाद अगर हम कुछ बड़ा सोच रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं, तो वेबसाइट देखिए और वेबसाइट देखने के बाद उस इंस्टीट्यूट में विजिट कीजिए, उनके सीनियर से मिलिए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जब आप मिलेंगे तो आपको खुद पर भी विश्वास होने लगेगा कि हाँ मैं इसके लिए बना हूँ। कई बार हमको 1-2 साल कोर्स करने के बाद पता लगता है कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। कई कहानियाँ आपने सुनी होंगी जो बीच में कोर्स छोड़कर चले गए। खूब सारे बड़े लोग हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं जब इंजीनियरिंग में था फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। ये जो बीच में छोड़ने का रीज़न क्या है कि सही डिसीजन नहीं कर पाए। हम बने किसी और चीज़ के लिए होते हैं और हम किसी दूसरे कोर्स में चले जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि हमें उस समय जो सलाहकार मिलते हैं वो सलाहकार गलत मिल जाते हैं। हो सकता है कि सलाहकार सही सलाह दे रहे हैं क्योंकि उनको इतनी ही जानकारी है, तो ये समस्या है। तो आप 2 या 3 लोगों से पूछ के अपने करियर को बर्बाद मत कीजिए। आप जिस कोर्स के लिए बने हैं अंदर से आवाज़ को सुनिए और आत्मसंतुष्टि की ओर बढ़िए। मैंने पहले कहा था कि सरकारी नौकरी मिल जाना छाछ पीना, अगर आपको मक्खन खाना है तो आपको मन की सुनिए, और मन की सुनेंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको जीवन में मज़ा आने वाला है। और वो मज़ा तब आता है जब हम हमारे मन से किसी कार्य को करते हैं। यानी कि आपको अपने मन के एड्रेस पर जाने के लिए सही दिशा का चयन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हो और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको खुद को जो आपका करियर है उसके ऑप्शन तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर वहाँ तक। उसमें गूगल आपकी हेल्प करेगा क्योंकि आप हमेशा कहीं पे भी जाते हैं तो गूगल को फॉलो करते हैं, तो इसमें भी आपको गूगल काफ़ी हेल्प करता है, थिंक, है ना सर? तो सर आपने NIFT से रिलेटेड तो हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। सर आपका मीडिया में भी बहुत योगदान रहा है। काफ़ी समय से आपने अपने मीडिया में बेहतरीन आपने अपनी सेवाएं दी। सर उसके बारे में भी प्लीज़ कुछ साझा कीजिए। देखिए, मीडिया में करियर जो है, मैं पहले दिन से कहता रहा, ईश्वर की कृपा रही कि मेरे ऊपर अच्छे गुरु मिले और अच्छे लोग जब साथी मिले, अच्छे सीनियर्स मिले, तो चीज़ें अच्छी निकल जाती हैं। ये ईश्वर की कृपा से होता है। लेकिन मैं हमेशा पहले दिन से कहता रहा कि मीडिया में करियर जो है बहुत बहुआयामी है, बहुत अच्छा करियर है। बहुत अच्छा करियर मैं क्यों कह रहा हूँ? उसमें एक तो आप कम समय में ऊंचाइयाँ छूते हैं। आप 6 महीने अच्छी पत्रकारिता करके देख लीजिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, पूरी दुनिया में अजनबी महफिलों से सलाम आने की जो मैं बात करता हूँ वो आने लग जाते हैं। लेकिन वो सलाम तब तक आएंगे जब तक आप ईमानदारी से चलते हैं,
तो पत्रकारिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सकारात्मकता के साथ पत्रकारिता में आगे बढ़े। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि समाधान मूलक पत्रकारिता की ओर बढ़े। आज जिस दिन हम हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में समाधान करने पर कार्य करने लग जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी दुनिया में पत्रकारिता का जो पायदान है और ऊंचा हो जाएगा। समस्या तब होती है जब हम कुछ नहीं कर पाए तो पत्रकारिता कर लेते, कुछ नहीं कर पाए, पहले ऐसा होता था कि कुछ नहीं कर सकते तो वकालत कर लेते, पत्रकारिता कर लेते, फील्ड को इस तरह देखा जाता था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वकालत का अपना एक करियर है और पत्रकारिता का अपना एक करियर है। पत्रकारिता फील्ड से हूँ मैं, इसलिए इसकी ज़्यादा बात करना चाहता हूँ कि पत्रकारिता में जब आप 10+2 के बाद BJMC करते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, तो 3 ईयर डिग्री के बाद एक अच्छा करियर आपको मिल जाता है। 3 ईयर डिग्री के अंदर ही आपको एडवर्टाइजिंग, आपको पब्लिक रिलेशंस के बारे में पढ़ने को मिलता है, आपको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, और अब तो AI का दौर है तो AI और डिजिटल मीडिया के साथ करियर्स खूब सारे खुल गए हैं। पहले बार जब न्यूज़पेपर आया था सब लोगों ने उसको तवज्जो दी, सब लोगों ने, हमने एक बड़ा इतिहास न्यूज़पेपर का रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो लोगों ने कहा अब समाचार पत्र खत्म हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज ही की बात करें तो आज हम समाचार पत्र पढ़ के न्यूज़पेपर के साथ होती है, तो नहीं हुआ। फिर बात आई कि साहब अभी डिजिटल आ गया है तो टीवी खत्म हो जाएगा, तो टीवी भी खत्म नहीं हुआ। फिर डिजिटल भी आ गया, अब AI आया तो लोगों ने कहा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, खत्म कुछ नहीं होता है। उसके जो प्लेटफॉर्म्स है वो बदल जाते हैं। न्यूज़पेपर में भी कंटेंट आता था, टीवी पर भी कंटेंट था, डिजिटल भी कंटेंट था, AI पर भी कंटेंट है, ChatGPT से हम देख रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमको भी अपडेट रहना होगा। अपडेटेड चीज़ों के साथ में अपडेशन जरूरी है। जिस दिन हम इस तरह की सोच रखेंगे हमें सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगेगा। होता क्या है कि पत्रकारिता में वही समस्या है कि हम 4 लोगों से मिलते हैं, वो जो पत्रकारिता से जुड़े होते हैं, फिर वो कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। ये जो कुछ नहीं की प्रक्रिया ऐसा नहीं है, हर फील्ड में सब कुछ है, अगर बशर्ते हम हमारी लगन, मेहनत और एकाग्रता के साथ बढ़े। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पत्रकारिता में करियर नहीं है, उधर करियर है, उधर नहीं है, हर फील्ड में करियर है। साथ ही साथ पत्रकारिता में जो मैंने अभी कहा कि प्रिंट आया, इलेक्ट्रॉनिक आया, देन डिजिटल आया, चीज़ें बदलती चलेगी, इसी तरह पत्रकारिता में बदलाव की ओर है। पत्रकारिता में क्या हो रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो BJMC, MJMC करके पब्लिक रिलेशंस में अपना करियर देख रहे हैं। तो हर तरफ PRO, हर तरफ APRO की वैकेंसीज है। भारत सरकार की जो महारत्न कंपनियां हैं उनमें कम्युनिकेशन ऑफिसर्स की अभी बहुत भारी भर्तियां चल रही है। तो हमें ये समझना होगा कि कम्युनिकेट करने के लिए लोग चाहिए। सोशल मीडिया मैनेजर्स की जगह जरूरत है, यंग प्रोफेशनल्स लिए जा रहे हैं मिनिस्ट्रीज के अंदर, तो हमें देखना होगा। अब फील्ड छोटा होता है तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी कम होती है। तो हमको ये लगता है कि 2 वैकेंसी निकली है, 10 वैकेंसी निकली है। युवा को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि अगर एक भी वैकेंसी निकली है तो हमारे लिए निकली है। तो इस सोच के साथ पत्रकारिता में अपार संभावनाएं हैं। उस अपार संभावनाओं में अगर मैं मोटा सा बात करूँ, आफ्टर 12th तो आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के लिए BJMC कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग फील्ड में जा सकते हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खूब सारी करियर ऑप्शंस उपलब्ध है। इन सब की तरफ हम बढ़ सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं, आगे नेट का एग्जाम होता है वो सब दे सकते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं, लेक्चरर्स बन सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इतनी खुल चुकी है उनमें ट्रेनर बन सकते हैं, कितने बड़े इंस्टीट्यूट आ गए हैं, उनको भी हमें देखना समझना चाहिए। तो इस तरह से संभावनाओं से भरा ये करियर है, बशर्ते हम सकारात्मक रहे। मैं पहले जब से शुरू किया तब से एक बात बोल रहा हूँ, हर फील्ड में करियर है, हमें सकारात्मक होकर सोचना होगा। जब हम लोग इस फील्ड में आए थे सब लोगों ने हमसे भी कहा था, मैं एक छोटे गांव का रहने वाला था, उस समय भी लोग कहते थे पत्रकारिता का मतलब वही, उनको ये इमेज बनी हुई थी कि वो झोला टांग कर लिखने वाले पत्रकार बनेंगे। ऐसा बिल्कुल है, होता था। वो छवि कोई खराब नहीं है, क्योंकि वो पत्रकारिता का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ऐसे ही पत्रकारिता को नहीं कहा जाता है। लेकिन मैंने कहा 2025 का भारत है, 2025 में जो संभावनाएं, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। पुराने रटे पटे करियर्स को पीछे छोड़ना होगा, पुरानी बातों को पीछे छोड़ना होगा। मैंने पहले भी कहा 4 लोगों के कहने से पत्रकारिता में करियर खत्म नहीं हो जाएगा। 4 की जगह आप 40 लोगों से मिलिए। आप ये सोचिए कि अगर इस फील्ड में पत्रकारिता की जब पत्रकारिता में जो खबर आती है और वो जो खबर आने के बाद जब वो प्रोसेस से गुजरती है उसमें इतने लोग बैठे हुए हैं, तो करियर तो उस फील्ड में है। तो हमें ये समझना होगा कि जो हजारों लोग पत्रकारिता कर रहे हैं वो दिन रात मेहनत करके हमारे सामने समाचार की जो दशा दिशा है उसको बदलने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से आपको भी उन वरिष्ठों का
सहयोग के साथ में पत्रकारिता में एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं। अभी आपने एक बात कही थी कि वो इंटर्नशिप कैसे होती है, मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ। भारत सरकार ने अभी हाल ही में 500 बड़ी कंपनियों के संग टाई अप किया और 500 प्लस कंपनियों में भारत सरकार की ओर से इंटर्नशिप कराई जाती है। तो 10+2 के जो युवा है या जो नए जो बच्चे हैं जो करियर में अभी दौड़ रहे हैं या इस ड्यूरिंग कोर्सेज चल रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि भारत सरकार का जो पोर्टल है उस पर जाइए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए और इंटर्नशिप पर आपको पैसा भी दे रही है सरकार और सरकारी प्लेटफॉर्म भी आपको मिल रहा है। तो ऐसे में ये सारी जो जानकारी इसको समझने की ज़रूरत होती है। बड़ी बड़ी सरकार दिल्ली के भारत मंडपम में बड़ी बड़ी सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी सेमिनार्स की जा रही है। वो सेमिनार्स का क्या निचोड़ निकलता है उनको भी आज के युवाओं को देखना चाहिए, समझना चाहिए। मोबाइल का मतलब बिल्कुल रील्स देखना नहीं है, थोड़ा रियल बनिए और चीज़ों पर काम कीजिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, नए भारत में करियर की अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को तलाशने वाले आप सब युवा हैं, क्योंकि पहले वालों के करियर तो बन गए, वो अब स्विच नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों के लिए संभावनाएं ज़्यादा सामने हैं। ऐसे में आपको इन सब को सर्च करके आगे बढ़ना चाहिए। यानी आज के युवा को नए भारत की नींव को रखना होगा। सर, आप यहाँ आए, हमारे दर्शकों से आपने इतनी बातचीत की और इतना डिटेल में, वैसे तो अगर हम चाहें तो इसको 2-3 घंटे भी खींच सकते हैं, हमारे पास काफ़ी सारी सोशल मीडिया से रिलेटेड कई सारी टॉक्स है, लेकिन सर आपने जो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन व्हाट नेक्स्ट में दी है उसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद कि आप हमको देख रहे हैं, और आपका आभार कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेके आए हैं। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मैं बसता हूँ इस तरह के इंटरव्यूज़ में भी जाने के लिए। जब आपने बोला कि व्हाट नेक्स्ट पे काम करना है, तो ये मन की बात थी कि आप जिस प्रोसेस से गुजरे हैं वो सब बताना है। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैंने तुरंत हाँ किया और यहाँ आया। जोधपुर के लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि इस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, और ये इस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में ये वीडियो अब देखा जाएगा। तो मैं जितना कह पाया आपको समझना चाहिए। मैं लास्ट में बस यही कहूँगा कि आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और करियर का चुनाव 2 लोगों की पूछकर मत कीजिए। आप जाइए, देखिए, समझिए। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप करियर देखते हैं उनके लोगों से बात कीजिए, उनके सीनियर से बात कीजिए, तब डिसाइड कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके लिए पूरा भारत आपकी सफलताओं के लिए तैयार है। आप आइए, स्वागत है। यानी आज के युवा को नए भारत की नींव को जल्द ही रखना होगा, समझना होगा, और पेरेंट्स को भी साथ में समझना होगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक और नए मेंटर के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।